इस पुरफतन दौर में जीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। तुरफ़ा तमाशा की आज है एपिसोड नंबर 58। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो के एनालिस्ट, हमारे दोस्त सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और रशिया ने जो है वो अटैक भी किया यूक्रेन के ऊपर और यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। काफ़ी पेचीदा मामलात हैं और ये मामलात जो हैं वो एक लाइन इसने ड्रॉ कर दी है। यूरोप एक तरफ हो गया है, बाकी रशिया के जितने भी जो सपोर्टर्स हैं वो एक तरफ हो गए हैं। दुनिया के अंदर होने क्या जा रहा है, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो पेट्रोल और जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और जिसकी वजह से ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट किया जाता है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी आया है। लेकिन आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कि क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से मामला चल रहे हैं, जो मीडिया के अंदर चीज़ें चल रही हैं, अगर हम उनके एनालिसिस हम करें और हम देखें तो क्या वाकई हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं? क्या जो पुतिन ने जो वेस्ट को थ्रेट दिया है, जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के, तो क्या वो वाकई जानदार है या फिर वो उनके साथ ब्लफ कर रहे हैं? तमाम तर चीज़ें आज मैं जानना चाहूँगा और आज एक हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम करेंगे रशिया और यूक्रेन की सिचुएशन के हवाले से। पिछले 2-3 प्रोग्राम हम कर चुके हैं, लेकिन आज एक जामे प्रोग्राम होगा जिसके अंदर हम हिस्ट्री भी जानना चाहेंगे। तो सलमान भाई, ये सवाल जो है मैंने आपकी तरफ छोड़ दिया है, लेकिन उससे पहले मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे कहूँगा कि ये स्ट्रीम जो है वो तमाम लोगों से शेयर कर दें अपनी टाइमलाइंस पे, चाहे आप फेसबुक पर हों, चाहे आप ट्विटर पर हों, चाहे आप यूट्यूब पर शेयर करना चाहें। तो ये तमाम जगह हैं जहाँ पर आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो हकाइक हैं उनको हम बता सकें और ये हकाइक न सिर्फ हकाइक ऐसे हैं जिनका हम आपको रेफरेंस भी देंगे। जी सलमान भाई, तो क्या कहिएगा पूरी रशिया और यूक्रेन की करंट सिचुएशन के ऊपर? जी। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि सिचुएशन बड़ी इंटेंस है और मामला जो है वो पेचीदा से पेचीदा होता चला जा रहा है। जो हमने पिछली दफ़ा प्रोग्राम किया था, हमने आपको बात बताई थी कि जो पुतिन का इरादा है वो इन्वेजन का नहीं है। हम अपनी बात पे स्टिक कर रहे हैं, मतलब स्टैंड कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये आप जो फायरवर्क्स देख रहे हैं, बेसिकली पुतिन करना क्या चाह रहा है पहले मैं बता दूँ आपको। इन्वेजन का उसका कोई इरादा नहीं है, मतलब उसका इन्वेड करके वहाँ रहने का कोई इरादा नहीं है। उसने टेरिटरी जो गेन की है वो इसलिए की है कि नेटो को ये बताया जा सके कि अगर आप मेरे करीब आएंगे तो जो कंट्री मेरे करीब आएगा और नेटो का मेंबर बनेगा और मेरे करीब आएगा तो उसका मैं ये हशर करूँगा। तो यूक्रेन का जो मामला है उसको एग्जाम्पल बना के बाकी नेटो मेंबर्स को थ्रेट करना और यूरोपीय यूनियन को थ्रेट करना कि देखें मेरे से मैस मत करें। और जब पुतिन ये बोलते हैं, जो हम आपने जैसे आपने प्रीफेस में भी कहा ये बात, और आपने कि वो या तो वो ब्लफ कर रहे हैं या ये ब्लफ से आगे की चीज़ है। देखिए वो बार बार जो है एक वार्निंग दे रहे हैं और अभी से नहीं दे रहे, वो 2014 से वार्निंग दे रहे हैं और उससे भी पहले से वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन वेस्ट जो है वो सुन नहीं रही बात। और जब वेस्ट सुन नहीं रहा बात तो प्रॉब्लम ये है कि उनको इनविटेबली ये करना पड़ गया। अब उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, आज हम पूरा आपको शुरू से बताएंगे कि ये हुआ क्या है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये सारे मामला जो है वो ग्रेजुअली जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ, जो कि इनविटेबल है, सबको पता है। अगर आप इसके एस्केटोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, आप क्रिश्चियन एस्केटोलॉजी में बात करें तो आर्मागेडॉन का उनका कॉन्सेप्ट है, एक बड़ी वॉर होगी। आप इस्लामिक एस्केटोलॉजी से बात करें तो मलहमा का आपको वर्ड मिलेगा हदीस में, एक बड़ी वॉर होगी। तो ये जो मामला है ये जा रहा है उसी तरफ, लेकिन कैसे जा रहा है, स्लोली ग्रेजुअली जा रहा है और छोटे छोटे फ्लैश पॉइंट्स बन रहे हैं। हमने इसके बोला
कि यूक्रेन और रशिया का तो फ्लैश पॉइंट आपको नज़र आ रहा है जो बिल्कुल इंटेंस हुआ है। इसके अलावा आपको चाइना ताइवान मत भूलिए, चाइना और ताइवान में भी ब्रू हो रहा है क्राइसिस, जो कि आगे वहाँ पे हो रहा है साउथ चाइना सी में और आगे। और यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी जो मामला हैं वो इतने अच्छे नहीं चल रहे, और इंडिया पूरी तरीके से मैसिव तैयारी कर रहा है ईस्टर्न बॉर्डर और पाकिस्तान के, जिसका पाकिस्तान को इदराक होना चाहिए। तो बहुत सारे फ्लैश पॉइंट्स बन रहे हैं जो कि जाएंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ, जो कि ये जा रहे हैं। अब जब पुतिन ये ब्लफ करते हैं और बोलते हैं वेस्ट को, थ्रेट देते हैं, और अब तो उन्होंने न्यूक्लियर थ्रेट का भी बाकायदा जिक्र कर दिया कि अगर आप ज़्यादा करोगे तो फिर मैं यहाँ तक चला जाऊँगा, क्योंकि मेरी याद है, क्योंकि आप सारे रिसोर्सेज कंबाइन करके रशिया पे चढ़ दौड़े हो। आपने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए हैं, मतलब हिस्ट्री में इस तरह की इकोनॉमिक सैंक्शंस देखने को सुनने को नहीं मिली जो आप लगाई हैं। रशिया को स्विफ्ट जो सिस्टम है, बैंकिंग का स्विफ्ट सिस्टम है, उससे अलग कर दिया है, काट दिया है। वीज़ा मास्टर कार्ड जो आप सुनते हैं आम जुबान में, उनकी जो है वो कनेक्टिविटी ख़त्म कर दी है रशिया से। एम्बार्गोज लगा दिए हैं यूरोपीय यूनियन ने। अमेरिका आपको पता है सैंक्शंस में उसको बहुत अच्छी तरीके से सैंक्शंस लगाना आते हैं, उसको आदत पड़ गई है सैंक्शंस लगाने की, क्योंकि उसको कोई कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ती। आज हम ये भी बताएंगे कि जो अमेरिका की डोमिनेंसी है वो उसको किस तरीके से रशिया और चाइना ने चैलेंज किया है, जो कि पर्दे के पीछे ये भी मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से अमेरिका बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश कर रहा है कि रशिया को जहाँ पे डिफीट दी जाए ज़बरदस्त किस्म की, और उसको इकोनॉमिक तौर पर इतना पीछे कर दिया जाए, डेकेड्स पीछे कर दिया जाए, ताकि वो दोबारा से ना उठ सके और चैलेंज कर सके अमेरिकन डोमिनेंस को। खासतौर पर इकोनॉमिक डोमिनेंस की बात कर रहा हूँ मैं, आज आगे आपको बताऊँगा कि किस तरीके से होगा। फास्ट फॉरवर्ड हम जल्दी से जो है ना वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात देखते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हम यहाँ पे आए कैसे। तो देखिए ये जो कुव्वतें हैं ना जो आज जंग को भड़काने की कोशिश कर रही हैं, ये कोई नई कुव्वतें नहीं हैं। ये शैतानी और तागूती कुव्वतें हमेशा से इंसानियत की मुखालफत करती रही हैं और इंसानों को आपस में दस्तों-गिरेबान करवाती रही हैं और अपने माली और जो इनके एजेंडाज हैं उनको पूरा करती रही हैं। तो मैं जल्दी से पीछे चले जाऊँगा, उससे भी मैं पीछे जा सकता हूँ बेसिकली टेम्पलर्स नाइट और उसके पीछे, लेकिन आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। तो मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आपको शुरू करूँगा। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर आप देख लें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ज़रा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें आप कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू कैसे हुई, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कुव्वतें जो है ना ये कभी भी अमन नहीं चाहती दुनिया में। और कुरान में डिटेल में ये बात बताई गई है जा बजा कि ये नहीं चाहते, और कई दफ़ा तो अल्लाह ताला ने कहा है कि हम जो है ये आग भड़काने की कोशिश करते हैं जंग व जदल की, और हम उसको बुझा देते हैं। तो अल्लाह ताला के अपने रम्ज़ हैं और बेस्ट प्लानर वही है। तो ये अपनी कोशिशें जारी रखते हैं शैतानी और तागूती कि कहीं भी अमन ना हो और जो इंसानियत है वो आपस में लड़ते रहें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या देखें, एक उस ज़माने में जो बड़ी एम्पायर्स हुआ करती थी उनमें से एक ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी, यानी ऑस्ट्रिया और हंगरी जो आजकल का मुल्क आप देखते हैं वो एक ही एम्पायर हुआ करती थी बड़ी सी, उसमें ये सब शामिल था, बोस्निया वगैरह था। और ऑटोमन एम्पायर थी, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, जिसको सल्तनत उस्मानिया कहते हैं हमारे, वो सब थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले साजिश ये हुई कि जो आर्च ड्यूक थे फर्डिनेंड, उनको सरायवो जो अभी बोस्निया का कैपिटल है आजकल, वहाँ पर असैसिनेट कर दिया गया, मतलब उनको मार दिया गया। ये आर्च ड्यूक फर्डिनेंड है, फ्रांस फर्डिनेंड। तो उनको, और इनके बारे में आता था कि ये नेक्स्ट सक्सेसर थे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के, इनको असैसिनेट कर दिया गया सरायवो में, जो आजकल प्रेजेंट डे बोस्निया में है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो इवेंट्स हैं वो लीड करते गए और इनकी असैसिनेशन हुई है जून में 1914, और 1914 में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेटर ऑन स्टार्ट हुई है। जब इनको मारा गया तो उसके ट्रेसेस जो है वो सर्बिया से होते हुए रशिया तक पहुंचा दिए गए, और जब रशिया तक पहुंचा दिए गए तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के जो अलाय था, वो जो उसकी अलाइंस थी वो जर्मनी से थी, और जर्मनी की अलाइंस जो थी वो ऑटोमन एम्पायर से थी। तो ऑटोमन एम्पायर को कूदना पड़ गया जर्मनी की तरफ, और जर्मनी को कूदना पड़ गया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की तरफ। तो ये फोर्सेज एक तरफ हो गई, और फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया ये एक तरफ थे। समझ आ रही है आपको बात? तो ये एक वाकया करा के वो ट्रिगर प्रोवाइड किया गया, जिससे वो स्पार्क था ये, जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। अब आप इस बात पे सोचिए कि कौन वो लोग थे जिन्होंने इतनी प्रिसाइजली प्लान किया कि अगर इस आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को मार दिया जाए और इसके ट्रेसेस रशिया तक पहुंचा दिए जाएं, और उनको पता था कि रशिया का अलायंस जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस से है, और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जिनका ये शहजादा मरा है उनका अलायंस जर्मनी से, और जर्मनी का अलायंस ऑटोमन एम्पायर को कूदना पड़ेगा। किसी ने सब प्लान किया था कि इन सबको कूदवाना था इस पूरे मैच में।
और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ क्या, ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर टूट गया। आपको पता है, देखिए कि जिसने भी प्लान किया था वो कितना स्मार्टली प्लान किया था कि उनको ये टारगेट्स अचीव करना, कैलकुलेट। और उन्होंने जी कैलकुलेटेड था। और फर्स्ट ना मत भूलिए, अर्ज़ फ़लस्तीन आपके हाथ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही गया है। 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन हुई है कि ब्रिटिश सेक्रेटरी लिखता है रोथस्चाइल्ड को, जो कि ज़ायनिस्ट जू है, कि हम आपको ये प्लेन में रख के दे रहे हैं अर्ज़ फ़लस्तीन, क्योंकि ये ब्रिटिश मैंडेट हो गया, यानी हमने इसको कॉन्कर कर लिया, अब हम आपको रख के दे रहे हैं। और रोथस्चाइल्ड कौन है, ज़ायनिस्ट जू, यानी आपने ज्यूज ने ब्रिटेन को यूज़ किया और ये उनको प्लेट में रख के अर्ज़ फ़लस्तीन दे दिया गया। आपको पता है ये बात। तो यहाँ से ये स्पार्क था जो आर्च ड्यूक ऑफ फ्रांस फर्डिनेंड को असैसिनेट किया गया, और ऑटोमन एम्पायर को पता था कि जर्मनी कूदेगा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के अलायंस में, और उसके बाद ऑटोमन एम्पायर कूदेगा, और ये सब कूदेंगे और मैस क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने देखा ये मैस क्रिएट हुआ, मैंने बताया आपको कि इसराइल का जो बेसिकली जो स्टेपिंग स्टोन है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रख दिया गया, ठीक है। और उसके बाद लोगों ने पूरी दुनिया से, इन्होंने ब्रिटिश मैंडेट में लेके उनको दे दिया रोथस्चाइल्ड्स को, मतलब ज़ायनिस्ट ज्यूज़ को, और इनवाइट किया पूरी दुनिया से ज्यूज़ को कि आप आए और सेटल हो यहाँ पे। और यहाँ से लेके 1948 तक का मामला आपको पता है, जब तक इसराइल ने अपनी आज़ादी का जो है वो नहीं कर दिया ऐलान, तब तक के ये लोग आते गए और अर्ज़ फ़लस्तीन में किराए पे घर लेते रहे, मकान खरीदते रहे। कोई बोलता था कि भाई मकान इतने का है, वो कहते थे 10 गुना कीमत देंगे, आप दे दो। तो उस वक्त जो मासूम फ़लस्तीनी थे उनको नहीं पता था कि इनके खिलाफ गेम क्या हो रहा है, और वो फिर होता गया और 1948 में वो इस पोजीशन में आ गए कि उन्होंने इंडिपेंडेंस आज़ाद किया और बाकायदा बोला ये तो हमारा है, जाओ यहाँ से। लेकिन उसके दरमियान क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका इसमें कैसे कूदा। देखिए अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड में कैसे कूदा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर बरतानिया, फ्रांस और रशिया लड़ते, जर्मनी, इटली और ऑटोमन और ऑस्ट्रो हंगेरियन के बाद, तो मामला बराबरी का था। लेकिन अमेरिका को इन्हीं तागूती और शैतानी कुव्वतों ने कैसे खुदवाया मैं आपको बताता हूँ। जो जर्मन सबमरीन्स थी वो अटलांटिक में जो है वो पेट्रोलिंग करती थी। तो जानबूझ के एक ये जो जहाज़ है जिसकी आप पोस्ट शेयर कर रहे हैं, लुजिटानिया, इसको बाकायदा उन अनचार्टर्ड टेरिटरीज में, अनचार्टर्ड वाटर्स में भेजा गया, और उसका रूट चेंज करवा के उसको वहाँ भेजा गया जहाँ पे जर्मन सबमरीन्स पेट्रोल कर रही थी। और जर्मन जो सबमरीन्स पेट्रोल कर रही थी उन्होंने इस जहाज़ को हिट किया जिसमें अमेरिकन भी थे। और जब अमेरिकन, 128 के करीब अमेरिकन थे, जब अमेरिकन डूब गए इस जहाज़ के साथ, तो अमेरिका में अगले ही दिन जो है वो सुर्खियां लगी थी कि अमेरिकन पे हमला हुआ है और जर्मन्स ने किया है। तब तक अमेरिका जो है वो न्यूट्रल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, किसी की साइड नहीं ले रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं आपको बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ कि टेबल टर्न कहाँ से हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अमेरिका को उन्हीं ताकतों ने कुदवाया जिन ताकतों ने बाकी ताकतों को कुदवाया। और कैसे कुदवाया? अनचार्टर वाटर्स में ये लुजिटानिया जो जहाज़ था उसको भेजा गया जहाँ जर्मन सबमरीन्स पेट्रोल कर रही थी, और उन्होंने इस जहाज़ को गिरा दिया, मतलब डुबो दिया, और इसमें 128 अमेरिकन थे। और अगले ही दिन न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, और आप देख लें पूरा आर्काइव उठा के पीछे, कि उन्होंने सुर्खियां लगाई कि भाई अमेरिका पे हमला हुआ है ये। और आप मत भूलिए ये जो मीडिया आउटलेट्स हैं ये भी इन्हीं शैतानी कुव्वतों के हाथ में हैं। तो आप जब इनको जोड़ेंगे, देखें एक बंदा हमला करा रहा है, प्लान करा रहा है, और दूसरा जो मीडिया ग्रुप है वो उसकी प्रचार कर रहा है, तो ये सब मिले हुए थे। और इन्होंने क्या किया तो बोला कि अमेरिका को तो कूदना चाहिए क्योंकि अमेरिका के तो सिटीजन पे हमला हुआ है। और देखें आप वो जो इमोशनल पूरी ब्लैकमेलिंग हुई उसमें, और फिर अमेरिका इस जहाज में कूद गया। और जैसे ही अमेरिका इस जंग में कूदा तो जो ताकत का तवाजुन था वो एलाइड फोर्सेस की तरफ हो गया, समझे, मतलब भारी पलड़ा हो गया। बरतानिया, फ्रांस और रशिया का पलड़ा भारी हो गया, और इस वजह से डिफीट हुई जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर। और ये उस वक्त का इश्तिहार आप चला रहे हैं, उस वक्त ये इश्तिहार चलता था जब भर्तियाँ हो रही थी, आई वॉन्ट यू फॉर यूएस आर्मी, दिस इज अंकल सैम, जिनको हम डेरोगेटरी टर्म्स में भी यूज़ करते हैं। तो जो वार भड़काते हैं और ग्रीड और सब कुछ, और पूरी दुनिया में जाके जो लूट मार मचाई है इन्होंने कॉलोनियल पावर्स के नाम पर, ठीक है। अमेरिका का कूदना और ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाना और अलाइड फोर्सेस का जीतना हो गया। 1918-19 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, कंक्लूड हुई, ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया था। आपको पता है बेल्फोर डिक्लेरेशन हो गई थी। प्लेट में रख के जो है अर्ज़ फ़लस्तीन जो है वो हवाले कर दिया गया था रोथस्चाइल्ड और ज़ायनिस्ट ज्यूज़ को। ये सब कुछ हो गया। उन्होंने फिर ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई
और टीटीओ वर्साई में ये तय किया गया कि जितना भी खर्चा हुआ है जंग का और जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुई है, उसका खर्चा, उसका जो बिल है वो जर्मनी को थमा दिया गया कि भाई आपने खर्चा पूरा करना है। ये जो नुकसान है। और ये जो शैतानी ताकतें थी, इनको ये बात पता थी कि जर्मनी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वैसे ही तबाह हो चुका है और ये कहाँ से कर्जा दे पाएगा, तो वो दोबारा से लाजमी लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हुर्रियत बाकी थी जर्मन में। और वही हुआ 20 साल में। और एक किताब भी है, द सीक्रेट फाइनेंसर ऑफ द हिटलर। हिटलर को भी फाइनेंसिंग प्रोवाइड की गई दूसरी तरफ से, इन्हीं शैतानी और तागूती कुव्वतों ने, यानी वो रिसोर्सेज क्रिएट की गई कि 20 साल में जर्मनी दोबारा खड़ा हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी मैं अगर आप 1919 की बात करूँगा, ख़त्म हुआ तो 1919 में ये ख़त्म हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है। 20 साल में जर्मनी को उसके पाँव पे खड़ा किया गया, उसको फाइनेंसिंग दी गई, यही ज्यूज बैंकर्स और सब कुछ। और उसके बाद जर्मनी फिर तैयार हो गया लड़ने के लिए, और उसने मना कर दिया, मैं बिल नहीं दे रहा इसका, ये तुमने मेरे ऊपर चलाया है, मैं नहीं दे रहा, मैं लड़ने के लिए रेडी हूँ। और वो फिर दोबारा दूसरी जंग तैयार की गई, और जिसके एंड में इन्होंने ब्रेटन वुड एग्रीमेंट किया, ठीक है जी। गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म किया दुनिया की करेंसी पे से, एक फेक करेंसी, फियाट करेंसी को आपको पता है वो शुरू की गई। पाउंड नीचे गया, डॉलर ऊपर आया इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर। और ये सारे इदारे जो आप देखते हैं ना, यूनाइटेड नेशन और ये सारा इनका स्टार्ट हुआ। ये IMF, वर्ल्ड बैंक, इन्होंने अब बाकायदा इन्होंने बोला अब जाके हम कॉलोनी बना के तो नहीं बैठ सकते हर जगह, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि यूनाइटेड नेशन में आके आप मुझे रिपोर्ट दो। अब IMF में आके अपनी पूरी इकोनॉमी की रिपोर्ट आके IMF में न्यूयॉर्क में हेड ऑफिस में आके हमें दो, हम आके नहीं बैठेंगे। अब आप खुद अपनी गुलामी में, अब आप खुद आके अपनी गुलामी की रिपोर्ट आके हमें दोगे। आप जरा अंदाजा करें कि इन्होंने ह्यूमैनिटी को गुलाम कैसे बनाया है। और बेस्ट प्लैनेट्स थे ये, जो ये शैतानी और ताकूती कुव्वतें इस्तेमाल कर रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, उसके नतीजे में आपको पता है कि क्या हुआ। उसके फ़ौरन बाद इसराइल बनाया, इसराइल ने इंडिपेंडेंस की, ठीक है। जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि बरतानिया कमज़ोर हुआ और हमें मौका मिल गया, पाकिस्तान बन गया। आप जी। ये भी ना करें, अपने आप को भी ज़रा देखते जाएं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, आप कहाँ से आए। वरना अगर बरतानिया अपनी पूरी कुव्वत के साथ होता और सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होती, तो चांसेस जो है वो, जो बहुत जो है वो आपके ग्लिम थे। लेकिन चूंकि हमारा मानना ये है कि पाकिस्तान बनने के पीछे रूहानी ताकतों का हाथ है, तो ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसको कोई रोक सकता था। लेकिन वही वाली बात है कि हालात कैसे बने, वो हम बता रहे हैं आपको कि हालात कैसे बने। तो इस तरीके से फिर ये मामला आगे बढ़ते गए। अब मैं जल्दी से आ रहा हूँ कि हुआ क्या फिर, कि रशिया ने, जाहिर सी बात है, अब रशिया विक्टर थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और यहाँ से एलाइड फोर्सेस थी। तो जब जर्मनी कैप्चर हुआ, मतलब सबको ख़त्म कर दिया था उन्होंने, सब कैप्चर कर लिया था। तो जब ये जर्मनी, मेन हार्टलैंड जर्मनी को जब ये कैप्चर कर देते अलाइड फोर्सेस, और रशिया और ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है अलायंस में थे, ये अलाय थे एक दूसरे के। तो जब ये कैप्चर कर रहे थे मेन हार्टलैंड जर्मनी को, आपको पता है हिटलर रूपोश हो गया था। कुछ लोग बोलते हैं उसने खुदकुशी कर ली, कुछ लोग बोलते हैं वो रूपोश हो गया और उसके बाद वो मिला नहीं। खैर, उसकी बॉडी नहीं मिली अभी तक। तो कहने का मतलब, जब ये कैप्चर कर रहे थे तो रशिया ऊपर से आ रहा था, यानी नॉर्थ और उसकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रहा था कैप्चर करता हुआ, और ये नीचे से आ रहे थे अलाइड, और ये बर्लिन में आके मिले दोनों फोर्सेस, और दोनों सेम फोर्सेस थी, अलायंस में थी। लेकिन रशिया ने कहा कि जब तक, जहाँ तक मैंने कैप्चर किया है वहाँ तक मेरा निज़ाम चलेगा, यानी कम्युनिज्म चलेगा, और जहाँ तक तुमने किया है वहाँ पे तुम कैपिटलिज्म चलाओ, ठीक है ना। तो एक दीवार बन गई बीच में, इसे कहते हैं दीवार बर्लिन, मतलब द वॉल ऑफ बर्लिन। आपको पता ही है, जब सोवियत यूनियन टूटा है 1991 में, तब वो जो है वो दीवार गिरी है, आपको पता है, तब उस दीवार को गिराया गया। और अब बर्लिन, अब जाओ के शहर देखें तो बीच में अभी भी उसकी मॉन्यूमेंट मौजूद है जहाँ वो दीवार थी। और अब दोनों तरफ जो है ना एक ही तर्ज तामीर हो चुका है, वरना पहले होता ये था कि जो सोवियत तर्ज तामीर थी वो सादगी सी थी, और यहाँ पे आपको हाई राइज बिल्डिंग्स मिलती थी वेस्ट की तरफ, वेस्ट बर्लिन की तरफ। तो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी जब यूनिफिकेशन हुआ इसका 90s में, तो उसमें क्या हुआ कि चूँकि सोवियत यूनियन टूट गया और कमज़ोर हो गया, तो उस वक्त के जो सदर थे रशिया के, सोवियत यूनियन टूटा तो फिर रशिया बन गया, तो उसके जो सदर थे गोर्बाचोव, उसको नेटो ने, और नेटो जो बना है 1949 में बन चुका था, आपको पता है। नेटो इसलिए बना था कि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखा कि ये सोवियत यूनियन जो है ये ताकतवर होता चला जा रहा है, तो वेस्ट ने ही सोचा, अमेरिका ने, कि इसकी ताकत को कर्टेल करने के लिए नेटो बना 1949 में। अब वो जब तक खामोश था जब तक कि सोवियत यूनियन टूटा नहीं। जब सोवियत यूनियन टूटा, और हम वो बता चुके हैं कि सोवियत यूनियन कैसे टूटा, पाकिस्तान ने भी इसमें किरदार अदा किया, सऊदी अरब
आपको पता है CIA और ये सारा जो अफगान जिहाद हुआ वो उसमें आज बिल्कुल हम नहीं बिल्कुल जी। जाते। तो जब वो दीवारें बर्लिन गिरी तो गोर्बाचोव और मजे की बात बताऊं मैं आपको, पुतिन जो थे ना उस वक्त जब दीवारें बर्लिन गिरी थी तो वो KGB के जासूस थे, और वो उस वक्त उनका जो स्टेशन था वो जर्मनी था, वो जर्मनी में मौजूद थे, KGB के स्टेशन चीफ थे मतलब जर्मनी में उनमें जासूस थे वो। सदर पुतिन की बात कर रहा हूँ जो आज इक़्तिदार में। तो आपको आपको आप मेक सेंस कर सकेंगे कि ये उनके सामने चूंकि ये हुआ है सब कुछ, तो उनसे इसलिए हजम नहीं हो रहा है ये सब कुछ कि ये क्या हो रहा है। तो KGB के स्टेशन चीफ थे ड्रेसडन में और जर्मनी में मौजूद थे, उन्होंने दीवारें बर्लिन होती थी, उस वक्त के जो सदर थे रशिया के गोर्बाचोव, उनको गारंटीज दी गई नेटो और अमेरिका और वेस्ट की तरफ से कि रशिया की बॉर्डर के पास, और ये नोम चॉम्स्की ने बाकायदा लिखा भी है, ये नोम चॉम्स्की की किताब हु रूल्स द वर्ल्ड से हमने ये एक्सर्ट आपसे शेयर किया है, उन्होंने लिखा भी है कि गोर्बाचोव को बाकायदा गारंटीज दी गई थी कि रशियन बॉर्डर्स के करीब नेटो की एक्सपेंशन नहीं होगी, यानी नेटो का कोई भी मेंबर कंट्री जो है वो रशियन बॉर्डर्स के करीब नहीं आएगा। तब जाके गोर्बाचोव ने हैवी हार्ट के साथ एक्सेप्ट किया था कि दीवारें बर्लिन को गिरा दो और ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को यूनिफाई कर दो। तो ये सब हिस्टोरिकल हम आपको एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं कि जो हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं, और जाके खुद रिसर्च करें, तहकीक करें कि देखें हम जो ये बात कर रहे हैं कि कहाँ से कर रहे हैं, और हम आपको एविडेंस भी दे रहे हैं साथ साथ। तो हैवी हार्ट के साथ गोर्बाचोव ने एक्सेप्ट किया कि रशियन जो टेरिटरी है उसके करीब नेटो की एक्सपेंशन जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नेटो की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इस बात पे सब एग्री हो गए। ठीक है, अब इसकी खिलाफ वर्जी की नेटो और वेस्ट में, और अगर आप वो चार्ट दिखा सकें कि ये बात हो गई 1993 में, ये सब दीवारें बर्लिन का मामला सॉल्व हो गया और रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया, और वो जो रियासतें टूटी सोवियत यूनियन से, वो 15 रियासतें टूटी, आपको पता ही है, उनमें यूक्रेन भी शामिल था। 1991 में यूक्रेन बना था, तो उन 15 रियासतों में यूक्रेन भी था। और उसके बाद ये जो वर्बल आपको वो दी गई, प्रॉमिस दिया गया, उसकी खिलाफ वर्जी कैसे करी नेटो ने, इस तरह एक्सपेंशन करके। अगर आप देखें तो मैं आपको 99 ऑनवर्ड्स अगर दिखाऊं, अगर आप नीचे दिखाएं शेड्स में 99 ऑनवर्ड्स दिखाऊं, तो तकरीबन 14 मुल्क जो है वो रशिया के बॉर्डर के करीब करीब इन्होंने नए मेंबर्स बनाए 1999 ऑनवर्ड्स। ये जो पिछले अगर आप बात करें 22-23 साल में, जो कि खुली खिलाफ वर्जी है उस बात की जो कि इन्होंने प्रॉमिस किया था रशिया को कि आपकी सरहद के करीब कोई एक्सपेंशन नहीं होगी नेटो की। 99 यानी येलो से आप देखें, येलो शेड से लेके ब्लू शेड्स तक चले जाए नीचे, तकरीबन 14 मुल्क जो है वो मेंबर बनाए गए हैं नेटो के रशियन बॉर्डर्स के पास, जो कि खुली खिलाफ वर्जी उस प्रॉमिस की जो कि इनसे किया गया था। तो अब अगर इस तरीके की खिलाफ वर्जी हुई, और आपको पता है 2014 में जो लास्ट नेल इन द कॉफिन है ओबामा के दौर में, वो क्या किया इन्होंने कि इन्होंने जो एक न्यूट्रल प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, एक न्यूट्रल, और ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप देखें, ये ट्वीट भी मैंने की थी कि ये क्राइसिस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अगर किसी को लगता है तो ये 2014 में स्टार्ट हुआ था, जब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड यूक्रेनियन गवर्नमेंट थी और जो कि न्यूट्रल थी, जो कि ना नेटो की तरफ जाना चाहती थी ना रशिया की तरफ जाना चाहती थी फुली, उसको वही रिजीम चेंज करके, कू करके उसको जो है वो रिप्लेस कर दिया गया। और उसको रिप्लेस किससे किया? उसको रिप्लेस किया न्यू नाजी से। जो रिजीम लिए लेके आए वो न्यू नाजी थे, मतलब आप नाजियों से, मतलब जर्मन नाजियों से आप नफरत करते आए थे, और उसके बदले आपने रिप्लेस किया इस न्यूट्रल सदर को न्यू नाजी रिजीम से। और जिन्होंने 2014 ऑनवर्ड्स पिछले 8 साल में एथनिक क्लिनजिंग की रशियंस की, उन पर जुल्म किए डॉनबास रीजन में, जो हमने अब आपको बात किया पिछले प्रोग्राम में कि पुतिन ने जो 2 कंट्रीज को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक तस्लीम किया है, डोनेट्स और लुहांस्क, वो यही डॉनबास रीजन की बात हो रही है। वहां पर इन्होंने जुल्म किया 8 साल में, और ये न्यू नाजी जो ग्रुप है जिसको अमेरिका ने हेल्प की थी, असला दिया था और सब कुछ दी थी, उन्होंने ये रशियन एथनिक जो पूरा एथनिसिटी वाले जो ग्रुप थे उस पर जुल्म किए, उनके मर्डर्स किए, किलिंग हुई। और 8 साल तक रशिया वेस्ट को ये बोलता रहा वार्निंग की तरह कि आप नहीं करें, ये हरकत नहीं करें, इंटरवीन ना करें, आप रशिया की जो बैकयार्ड है उसमें इंटरवेंशन नहीं करें, इस तरह ना करें। तो उन्होंने एक बात नहीं सुनी, और फिर फाइनली तंग आकर पुतिन ने जो है जब इकदाम ये लिया। और इसका एक और पहलू भी मैं आपको बता दूं, यूक्रेन में बहुत सारी जो बायो लैब्स हैं उसमें रशियन इंटेलिजेंस के मुताबिक वो बायो लैब्स जो हैं वो बायो टेररिज्म पे काम कर रही थी, जो कि यूक्रेन में बनाई थी नेटो ने। तो जब ये सारी रिपोर्ट्स थी उनके पास, तो उन्होंने बोला कि अगर अब हमने इसको मजीद ब्रू होने दिया तो ये हमारे गेट तक आ जाएगा एक दिन।
तो उन्होंने एंटिसिपेट किया, प्रेम्प्ट किया पुतिन ने, और उन्होंने जाकर ये, और उन्होंने जब ये ऑपरेशन शुरू किया, आपको याद होगा, उन्होंने बोला कि ये एक लिमिटेड ऑपरेशन है और हमारा काम ये न्यू नाज़ी ग्रुप है, ये जो बदमाशी कर रहा है यूक्रेन में, इसको हमने डीमिलिटराइज करना है और जो है वो एस्केलेशन की तरफ लेके जाना है मामला, और ये जो नाज़िज़्म है इसको ख़त्म करना है और इनकी जो मिलिट्री कैपेसिटी है वो ख़त्म करनी है, ताकि ये इनकी हिम्मत ना हो दोबारा से इस तरह करने की, और हम इसको इबरत बना दें ताकि बाकी जो कंट्री जैसे रोमानिया और बाकी कंट्री और जो बाकी कंट्री हैं रशिया के इस पर, वहाँ पर भी वो नेटो की मेंबरशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मिसाइल नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके लिए इबरत हो जाए कि अगर कोई कंट्री अमेरिका से और नेटो से हेल्प लेगा और इस तरह करेगा तो उसका हम हशर ये कर देंगे। तो ये एक पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये कॉन्फ्लिक्ट सही समझ में आएगा हमारे व्यूवर्स को, अदरवाइज आप नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मीडिया का प्रोपेगेंडा चल रहा है, अगर आप प्रोपेगेंडा की कुछ मैंने आपको शेयर भी कराई थी चीज़ें, अगर आप वो दिखा सकें तो ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो इस तरह चल रहा है कि जैसे रशिया अग्रेसर है और यूक्रेन जो है वो एक बिल्कुल मासूम कंट्री है, उसने कुछ नहीं किया। नेटो और अमेरिका ने यूक्रेन को यूज़ किया है एज ए बेत, जैसे आप मछली पकड़ने के लिए बेत लगाते हैं ना, और उस पे मछली जो है वो कांटा जो लगाते हैं आप उसके अंदर उसको चारा फंसाते हैं और मछली उसको ट्रैप में आती है, इसी तरीके से वो जो चारा है वो यूक्रेन है जो इन्होंने पेश किया। और आप ये बीबीसी को देखें, पूरी जिंदगी बीबीसी जो है ना वो झूठ और लाइज और डिसेप्शन फैलाता रहा है, और ये देखें बिगेस्ट प्रोपेगेंडा मशीन इन द वर्ल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो उसको मसला हो रहा है कि भाई रशिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। RT TV जो रशिया का है उसको उन्होंने पाबंदी लगाई है, ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में उसकी एक्सेस लिमिटेशन कर दी है, और उनका मानना ये है कि RT प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये इनको शर्म नहीं आती, पूरी ज़िंदगी डिसेप्शन और लाइज पे और प्रोपेगेंडा करते आए हैं पूरी दुनिया में, और आज ये जो है बात कर रहे हैं प्रोपेगेंडा की। असल में मसला ये कि इनको आज कोई जवाब दे रहा है, इसलिए इनको बुरा लग रहा है। इनको वो बंदा पसंद नहीं है जो इनके सामने उठ के जवाब दे दे, और रशिया इस पावर में है और चाइना के साथ मिलकर वो उनको जवाब दे रहा है। ये मैं आपको, इसराइली एक प्रोपेगेंडिस्ट है, मशहूर प्रोपेगेंडिस्ट है, बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ से इन्होंने अवार्ड भी हासिल किया है इस प्रोपेगेंडा में। उन्होंने ये पिक्चर शेयर कराई कि जो रशियन टैंक है उसके ऊपर सोवियत यूनियन का झंडा लगा हुआ है। लुक एट दैट। हम अपने व्यूअर्स को बोलेंगे इनका प्रोपेगेंडा का लेवल आप चेक करें, ये फोटोशॉप करके पिक्चर इन्होंने, मतलब एक अंधे को भी पता लग जाए कि ये फोटोशॉप पिक्चर है। रशिया के झंडे की जगह इन्होंने सोवियत यूनियन का झंडा लगाया, और ये बताना ही चाह रहे थे दुनिया को कि रशिया दोबारा से एक्सपेंशनरी मूड में है और वो दोबारा से सोवियत यूनियन बनाना चाहता है। तो आप इनकी शेमफुल प्रोपेगेंडा देखें जो ये कर रहे हैं, और ये सोवियत यूनियन का झंडा है लाल कलर का, और रशिया का झंडा आपको पता है वो लाल कलर का नहीं, वो 3 कलर का है। तो उन्होंने उसको रिप्लेस करके फोटोशॉप करके ये कराया, और ये बताना ही चाह रहे हैं ताकि बताया जाए दुनिया को कि रशिया एक्सपेंशनरी मूड में है और वो आगे और मुल्कों को हमला करेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब ये कॉन्फ्लिक्ट तय होगा रशिया अपनी फोर्सेज वापस ले जाएगा, यूक्रेन में नहीं रहेगा, उसका कोई इन्वेजन का इरादा नहीं है, उसका रहने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने न्यू नाज़ी जो ग्रुप है उनको डीमिलिटराइज करने के लिए ये ऑपरेशन किया है, और वो इनकी मिलिट्री कैपेसिटी खत्म करके पीछे चला जाएगा, और इस एक्ट से उसको जो है वो निगोशिएशन टेबल पे पावर मिलेगी, वो स्ट्रेंथ के साथ बैठेगा, जो उसके बाद वो निगोशिएट करने के लिए होगा कि ठीक है मैं निगोशिएट करता हूँ, मैं पीछे जाता हूँ, वरना उसके बाद निगोशिएट करने के लिए कुछ था नहीं। और मैंने जो सारी आपको बताया, नेटो एक्सपेंशन करते करते उसके बॉर्डर तक आ गई है, तमाम प्रोमिसेस को तोड़ के, और 2014 में उन्होंने हद कर दी ना कि आके जो न्यूट्रल एक सदर था उसको उन्होंने हटा के वो बंदा लेके आ गए जो कि नेटो का मेंबरशिप बनना चाहता था। और हम बात कर रहे हैं इस ज़ोलेंस्की की, जिसको आजकल इस बेसिकली मैं इनको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ, ये कॉमेडियन थे, ये प्रोफेशनल कॉमेडियन थे, कॉमेडी करते थे जी, और इनको प्रोपेगेंडा करके एक बताया जा रहा है कि बड़ा कोई ट्रू लीडर है और ज़बरदस्त किस्म का लीडर है और ये और वो है। मैं इनकी, अगर आप यूट्यूब पे चले आए, इनकी अक्सर मीटिंग्स में ये बाकायदा कोई सीरियस बात करने से पहले कहते हैं कि भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस करो, मेरी बात को सीरियस ले लेना, क्योंकि हर बंदा इनकी बात को मजाक में इसलिए लेता है कि ये कॉमेडियन थे। आप जाके यूट्यूब पे देख लें, इनकी जो मीटिंग्स होती हैं उनकी जो आपको क्लिप्स मिलेंगे, ये कोई बात करने से पहले कहते हैं कि मैं जो है ना सीरियस बात करने लगा हूँ, मेरी बात सीरियस ले लेना प्लीज। तो इनको कोई सीरियस नहीं लेता, इनकी कैबिनेट में कोई सीरियस नहीं लेता इनको। अच्छा, इनके बारे में एक और बात बताऊँ, कॉमेडियन सिर्फ यहाँ तक ना रखें इनको, ये ज़ायनिस्ट जू हैं, अगर आप दिखा सकें, ये ज़ायनिस्ट जू हैं, इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, और शेमफुली जब गाजा, वेस्ट बैंक पे इजरायली सेटलर जो है उनके घर तबाह करते थे, इन्वेड करते थे, तो ये उनके साथ खड़े होते थे। जी बिल्कुल, ये ज़ायनिस्ट जू हैं, आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए। और इनको बाकायदा प्लान किया है, प्लान किया था इनको वहाँ पे प्लेस किया था, ताकि इस तरह का जब मौका आए तो ये यूक्रेन को एज ए बेद के तौर पर यूज़ कर सकें रशिया के सामने। और देखें,
और ये देखें, ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा, इसको एक रियल लीडरशिप के तौर पर, हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है, जबकि ये कॉमेडियन मस्खरा है जिसको प्लान किया गया था। जायनिस्ट, ये खुद जायनिस्ट जू है, इसको प्लान किया गया था ताकि ये क्राइसिस में इनका काम, इनका एजेंडा को सर्व कर सके, जो कि इसने बेहतरीन तरीके से एजेंडा सर्व किया है। और ये जो वीडियोस बना रहा है और ये तस्वीरें शेयर कर रहा है कि गन लेके खड़ा हुआ है, आपको पता है ये कॉमेडियन है। और मजे की बात बताऊं आपको मैं, ये सदर कैसे बने थे और उनको बनवाया गया था, इन्होंने एक प्ले किया था जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन का इन्होंने किरदार अदा किया था। प्रेसिडेंट ऑफ इसमें से यूक्रेन इनको का इन्होंने किरदार, प्रेसिडेंटशिप दे दी गई। जी 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 जी, वहां से उठा के इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, उन्हीं ताकतों ने जिन्होंने ये सब कुछ किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अभी तक, मैं आपको बता रहा हूँ जिन्होंने किया। और इनको प्लान किया गया था ताकि इनको सर्व कर सके और यूक्रेन को बेद के तौर पे यूज कर सके। और जो सफरिंग्स आप देख रहे हैं यूक्रेनियन लोगों की, उसके जिम्मेदार ये हैं, क्योंकि इनको प्लान किया गया। और ये जायनिस्ट जू हैं, मत भूलिए, ये उसी एजेंडा को सर्व कर रहे हैं जो कि आपको पता है। और जब गजा में, फलस्तीन में, जब ये जो सेटलर्स जो है लोगों के, फलस्तीनियों के घर उजाड़ देते थे, इन्वेड करते थे, तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। और मुझे तो हैरत सबसे ज्यादा जब हुई उस हिपोक्रेसी पे वेस्ट की, कि इसराइल से लोग जो है वो यूक्रेन की जो है ना प्रोफाइल पे अपनी जो है ना पिक्चर्स बदल रहे हैं और यूक्रेन के झंडे लगा रहे हैं इसराइल से, और उनको शर्म नहीं आ रही कि पूरे जिंदगी उन्होंने, अगर आप बेलफोर डिक्लेरेशन से ऑनवर्ड अभी तक बात करें, कि वो आए और फलस्तीनियों के हीले बहाने से और डिसेप्शन से उनके घर छीने, और अब तो बदमाशी से छीन रहे हैं सेटलर्स, और उसके बाद वो जो है वो अपने आप को अपनी हमदर्दी दिखा रहे हैं यूक्रेनियन से। तो इतनी बड़ी हिपोक्रेसी मैंने तो नहीं देखी कभी, कि जो सेटलर्स हैं इसराइल में, वो अपनी डीपी चेंज कर रहे हैं यूक्रेनियन फ्लैग से और कह रहे हैं और हमदर्दी दिखा रहे हैं, जबकि वो खुद पूरी जिंदगी ये काम करते आए हैं, आपको पता है। और मैं आपको फिर बता दूं, रशिया ये नहीं कर रहा, रशिया ने इनकी मिलिट्री पावर, न्यू नाजीज जो ग्रुप है जिसको हेल्प की थी अमेरिका ने 2014 में, उनको खत्म करके डीमिलिटराइज करके वापस आ जाएगा। आप देखेंगे ये कि जब यूनाइटेड नेशन में प्रॉपर जब डायलॉग होगा, तो स्ट्रेंथ के साथ बैठने के लिए नेगोशिएशन में पुतिन ने ये किया था, और वो ये वापस दे के वापस आ जाएगा, लेकिन उसको एक गारंटी चाहिए होगी। अब हमारे यहाँ काम की बात करें, जब हम बात करें कि पुतिन ने ये ब्लफ खेला है या इससे ज्यादा की चीज है, जब वो ये आएगा तो वो उसको यूनाइटेड नेशन में गारंटी चाहिए होगी कि यूक्रेन मूविंग फॉरवर्ड एक न्यूट्रल कंट्री के तौर पर आएगा, और ये जो ज़ोलेंस्की है, इस तरह के जो प्रेसिडेंट है, इनको हटाया जाए, इसकी जगह कोई दूसरा प्रेसिडेंट लाया जाए। और ये अश्योरिटी चाहिए होगी रशिया को कि यूक्रेन जो है वो न्यूट्रल कंट्री रहेगा और नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। ये अश्योरिटी जब तक रशिया को नहीं मिलेगी, यूक्रेन का क्राइसिस आप खत्म होते नहीं देख सकते। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, रशिया को अश्योरेंस चाहिए कि यूक्रेन एज अ न्यूट्रल कंट्री एक्ट करेगा मूविंग फॉरवर्ड, और वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। और ये ज़ोलेंस्की टाइप के जो एक्टर हैं, जो प्लांटेड थे, इनको जाना होगा। ये जितनी मर्जी जो है वो दावे कर लें, जितनी मर्जी जो कॉमेडी कर लें, आपको पता है कि जब सर्कस खत्म होता है तो सारे कॉमेडियन जो है अपने कैंप में वापस चले जाते हैं। तो ये जब सर्कस खत्म होगा तो आप देखेंगे ये कॉमेडियन भी, ये क्लाउन है, ये वापस चला जाएगा। ज़ायनिस्ट जू है, प्लान किया गया था इस काम को सर्व करने के लिए। और आप इनकी जो भोली सूरतों में मत जाइएगा, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये बड़ी भोली सूरतें बना के इनको आगे करते हैं, और यूक्रेन की आवाम को सफरिंग करवा दी इन्होंने अपनी हरकतों की वजह से। और मैंने आपको पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया। अगर ये नहीं होता 2014 में, ये नहीं करते जो उन्होंने किया है कि इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड न्यूट्रल प्रेसिडेंट, जो कि ना रशिया की तरफ जाना चाह रहा था ना नेटो की तरफ, उसको इन्होंने थ्रो किया। और ऐसा बंदा जो है वो आगे ये लेके आया, सेटअप लेके आया, जो कि नेटो की मेंबरशिप की तरफ भी देखे, ईयू की मेंबरशिप की तरफ भी देखे, और रशिया से वो दूर चली जाए। और 2014 से ऑनवर्ड 8 साल इन्होंने जो एथनिक रशियंस हैं जो कि रहते थे उधर, और ख़ास तौर पे डॉनबास रीजन में यूक्रेन के, वहाँ पर उन्होंने जुल्म सितम किए, जिसकी वजह से रशिया को रिएक्ट करना पड़ा। और ये एश्योरेंसेस चाहिए रशिया को। प्रोपेगेंडा जारी है, डिसेप्शन और लाइज जारी हैं। हम व्यूअर्स को बोलेंगे, आपका और हमारा सबका काम ये है, और अल्लाह ताला का हुक्म है बाकायदा हमारे लिए, हमारा काम है कि हमने हक गोई करनी है और झूठ और लाइज के खिलाफ जिहाद करना है। अल्लाह ताला ने कहा है कि इस किताब को, जो उम्मुल किताब कहते हैं, उसको यूज़ करो तो जो है इन लोगों के खिलाफ जिहाद करने के लिए। तो उस दलील से, उस स्ट्रॉन्ग दलील से, उस हिकमत से, उस इल्म को यूज़ करें और इन झूठ और लाइज के खिलाफ जो है लिखें, बोलें, ताकि इनका प्रोपेगेंडा जो है वो क्रश हो। और यही हमारा काम है जो हम कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अच्छा इंस्टांस ये लिया कि पाकिस्तान ने न्यूट्रलिटी अपनाई। ये बात मैं कंफर्म आपको कर सकता हूँ कि जो इमरान खान की मीटिंग हुई है 3 घंटे की रशियन प्रेसिडेंट के साथ, उसमें जाहिर सी बात है ये बातें सब तय हो गई थी कि इन्होंने किस तरह करना है और क्या करना है। और सरप्राइजिंग फैक्टर मैं आपको बताऊँ, आप देख तो रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस आगे जा रहे हैं, इकोनॉमिकल टर्मोइल आ रहा है, सप्लाई चेन का ब्रेक हो रहा है, फूड क्राइसिस बन जाएगा, ये सब कुछ।
उसके शेडो में एक बात जो हो रही है, मैं आपको वो पहली खुशखबरी दे दूं कि अमेरिका का जो पेट्रो डॉलर है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया पे जो है डोमिनेंस बरकरार रखे हुए हैं, इससे पहले भी प्रोग्रामों में उन्होंने बात की है, इकोनॉमिक टेररिज्म के प्रोग्रामों में, उसको जो चैलेंज इस क्राइसिस के दौरान दिया गया है। अब देखें, अगर आप स्विफ्ट से काटेंगे, स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को अलग करेंगे, उस पर सैंक्शन लगाएंगे, तो रशिया के पास, वो कहते हैं ना जो ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो रशिया के बाद अब पूरा प्रिटेक्स्ट है, पूरा कॉन्टेक्स्ट है कि वो अपना निज़ाम पे काम करे चाइना के साथ मिलकर। चाइना स्विफ्ट के मुकाबले में ऑलरेडी 2015 में एक निज़ाम मुतारिफ करा चुका है और उसमें कई बैंक शामिल हो भी चुके हैं दुनिया के, और अब रशिया भी इंशाल्लाह उसको ज्वाइन करने लगा है। और अब ये डी डॉलराइजेशन और अमेरिका की जो पेट्रो डॉलर है उसको सीरियस चैलेंज करने जा रहे हैं आने वाले महीनों में, आप देखेंगे। और जैसी चीज़ें अनफोल्ड होंगी हम प्रोग्राम करते चले जाएंगे। और आप पाकिस्तान के पास हाई टाइम है कि वो भी अपने ऊपर से जो डॉलर की डिमांड है वो प्रेशर खत्म करें। और डॉलर का कम होना हमारे लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, इससे अच्छी कोई नहीं। हमारे जो कर्जे हैं वो बिला वजह जो चढ़े हुए हैं, वो आपको देखेंगे वो आनंद फानंद श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि जब डॉलर ही नीचे बैठ जाएगा तो वो सारे कर्जे डॉलर में वो आनंद फानंद श्रिंक हो जाएंगे। हमें इस डी डॉलराइजेशन का पार्ट बनना चाहिए। लोकली जो है ना, लोकल जो कंट्रीज हैं रीजन के, उनसे लोकल करेंसी में करेंसी स्वैप का मुआहदे करने चाहिए, लोकल करेंसी में उनसे ट्रेड करना चाहिए, डॉलर को निकालना चाहिए। हम पे प्रेशर आएगा, सैंक्शन आएगा, लेकिन ये इनएविटेबल है। रशिया के प्रेसिडेंट ने ये बात बोली थी, पुतिन ने, उन्होंने कहा था कि हम नहीं भी करते यूक्रेन पे काम, तब भी हमारे लिए सैंक्शन उन्होंने तैयार रखी हुई थी, तो वाई नॉट। तो वो स्ट्रेंथ के साथ बैठना चाह रहे हैं निगोसिएशन में, इसलिए उन्होंने ये किया। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, रिपीट कर रहा हूँ, इनका कोई इरादा नहीं है यूक्रेन में रुकने का। जैसे ये क्राइसिस जो है वो मंथली के जहाँ पे जाएगा, रशियन फोर्सेज वापस आ जाएंगी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये बात कोई इन्वेड करके एक्सपेंशनरी मूड नहीं है रशिया का। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, इन्होंने जो करना था वो निगोसिएशन टेबल पर स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए किया है, डीमिलिटराइज करने के लिए किया है। ये वापस आएंगे, यूक्रेन में नहीं बैठेंगे, मैं आपको फिर एश्योरिटी दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले रशियन प्रेसिडेंट को ये एश्योरिटी चाहिए कि यूक्रेन न्यूट्रल रहे, नेटो का मेंबर नहीं बने, और ये ज़ोलेंस्की टाइप के जो एक्टर्स हैं, न्यू नाज़ी जो पावर में, इनको जाना पड़ेगा पावर से, तब जाके ये मामला हल होगा। पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह खैर है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ये वाली बात कि पाकिस्तान जो है वो किसी हद तक अपना को कंसोलिडेट करे, ठीक है, और देखे कि अब ये जाहिर सी बात है ये चीज़ें जा रही हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ, तो पाकिस्तान को अपने आप को मजबूत भी करना है, अपने आप को तैयार भी करना है। मैं ये मत भूलिए, एक फ्लैश पॉइंट चाइना ताइवान का तैयार बैठा है और एक पाकिस्तान इंडिया का तैयार बैठा है। सिर्फ हम अकेले नहीं है, सिर्फ यूक्रेन और रशिया वाला मामला नहीं चल रहा, ये 3-4 फ्लैश पॉइंट्स चल रहे हैं जो हमने आपको बताया है। साउथ चाइना सी में क्वाड जो है, हमने बताया आपको कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका के जो अलायंस है वो चाइना को जो है इंसर्कल करने के दर पे हैं। तो वहाँ पर भी एक जो है क्राइसिस व्यू हो रहा है। ये सप्लाई चेन क्राइसिस रहेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस रहेगा। हमें अपने आप को कंसोलिडेट करना है, हमें अपने आप को जो है आगे से आगे बढ़ना है और तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। और यूक्रेन की वॉर से पाकिस्तान के लिए एक सबक ज़रूर है कि अगर ये अर्बन वॉर का सिनारियो बन जाता है जो कि यूक्रेन ने बनाया है, तो क्या हमारे लोग तैयार हैं, क्या हमारे यूथ को ट्रेनिंग दी गई है लड़ने की? ये एक क्वेश्चन मार्क है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हमारी हुकूमत के लिए, कि क्या हम तैयार हैं जी। क्योंकि आने वाली जो वॉर्स हैं वो अर्बन वॉर्स होंगी। आपने देखा कि टैंक्स अगर अंदर तक आ जाते हैं शहर के, उसके बाद आप क्या करेंगे? और अगर आप ट्रेन नहीं हुए तो आप मारे जाएंगे एज ए सिविलियन। तो आपको ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। हमारे वो जो पहले होती थी एनसीसी के तौर पर, मेरे ख्याल में 2 साल की ट्रेनिंग होती थी, वो लाजमी होती थी हर यूथ को लेने के लिए, पहले होती थी 1970 में मेरे ख्याल में। तो अगर वो ट्रेनिंग बहाल कर दी जाए तो हर बंदे को अगर 2 साल सर्व करने पड़े, इसराइल में आज भी है, हर इसराइली को सर्व करना ज़रूरी है अपनी आर्मी को, आपको पता है। तो अगर हमें भी हो तो हम सबको तैयारी हो। और आपको पता है जब इस तरह की अर्बन वॉर होती है तो सिविलियन और फौजी में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, बल्कि आप अगर जी, जबकि आप ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में देखें, अभी तो कोई फर्क नहीं है ना सिविलियन और फौजी में, बल्कि आपको पता है कि सिविलियन आगे बढ़ के हमले कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में तो आगे बढ़कर साथ दे रहे हैं अपनी फौज का। तो इसी तरीके से वहाँ पर भी कोई ग्राउंड में फर्क नहीं रह जाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड डेट कि हमारे पास तैयारी हो और हम ट्रेन हो। तो ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है ना फौरी तौर पर जो है ना शॉर्ट कोर्सेज स्टार्ट कराने चाहिए। क्योंकि देखें, अगर आप ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी रखेंगे और रेत में सर दबा के रखेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, देखिए आपकी प्रोफेसीज मौजूद है, रिलीजियस प्रोफेसीज मौजूद है। मैं कोई और बात नहीं कर रहा। क्या मलहमा के बारे में नहीं अहादीस मौजूद? क्या क्रिश्चियन आर्मागेडोन के बारे में नहीं पता आपको? सब पता है। आपको पता है एक चीज आ रही है तो अपनी जनरेशन भी प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाएं। और ये कारण नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात करें। क्या हुआ है अभी यूक्रेन में? ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। आपको पता है, किसी को पता था कोविड में ये हो जाएगा
और मैंने जो आपको बताया है कि यूक्रेन में जो बायो लेबोरेटरीज बना रहे थे और वहाँ से बायो टेररिज्म का इरादा था इनका, तो रशिया ने एंटिसिपेट किया, प्रीएम्प्ट किया कि आप वेट करता कि बायो टेररिज्म के खिलाफ लॉन्च हो जाए। तो यही तो आगे के जो फ्यूचर के जो लीडर्स होते हैं, जो फ्यूचरिस्टिक लीडर होते हैं, वो करते हैं। हमें भी करने की ज़रूरत है। तो सलमान ये भाई, हमारे ये लिए सवाल एक है फहाद कलाम सिद्दीकी की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि सलमान भाई, व्हाट अबाउट रमजान कैदिरोव, आई थिंक ये ये चेचन लीडर हैं, चेचन लीडर चेचन हैं। लीडर हैं, यस। आई जी हैव जी सम न्यूज़ दैट दे आर आल्सो विद रशियन आर्मी एंड गोइंग टुवर्ड्स यूक्रेन। इज इट जी बिल्कुल। समथिंग? ये रशिया रशिया की टेरिटरी में वो मौजूद है कि नहीं है, इसकी कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जो रमज़ान कैड्रोव हैं, ये बिल्कुल पुतिन के साथ हैं इस पूरे मार्के में। ये हैं साथ इनके रशियन यूक्रेन मार्के में, ये पुतिन के साथ खड़े हुए हैं। इनको भी पता है ये बात। आप मत भूलें, रशियन आर्मी में एक ओवरवेलमिंग जो हिस्सा है वो मुसलमानों का है, चेचन मुसलमानों का। तो आप मत भूलें मुसलमानों का किरदार। अगर आप जब बात करते हैं मुसलमानों का किरदार, तो ये चेचन मुसलमान रशियन आर्मी में भी मौजूद हैं और स्ट्रॉन्ग हैं। और इंशाल्लाह जब वक्त आएगा, जब आपकी फाइनल बैटल होगी, जब शैतानी और ताकूती कुव्वतों से जो फाइनल बैटल होगी, तो आप देखेंगे कि ये चाहे रशिया का फ्लैग लेके लड़ रहे हो, लेकिन हैं ये मुसलमान। आपको पता ही, नमाज भी पढ़ते हैं और ये बड़े ज़बरदस्त प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं और बड़े रिस्पेक्ट वाले मुसलमान हैं। एक दफ़ा चेचनिया में आप वसल्लम का रूह मुबारक, मतलब एक बाल जो वो लाया जब गया, तो ये दोनों तरफ खड़े होकर ज़रूर सलाम पढ़ रहे थे और वो गाड़ी गुजर रही थी वहाँ से। इनकी रिस्पेक्ट का आलम ही कुछ और है। अगर आप देखें, बड़े रिस्पेक्टफुल मुसलमान हैं, इश्क नबी और मार्फत इलाही वाले लोग हैं, ये तसव्वुफ वाले लोग हैं। और अभी जब लड़ने की बारी आई, तो देखें आप, ये शैतानी ताकतों के खिलाफ लड़ने में इनको पता है कि नेटो कौन है, इनको पता है यूएस कौन है, बेफिक्र है, इनको पता है। तो ये साथ है बिल्कुल। अभी प्रेजेंटली ये यूक्रेनियन टेरिटरी में है कि नहीं है, ये हम नहीं कंफर्म कर सकते, लेकिन ये सदर पुतिन के साथ हैं इस पूरे मार्केट में। जी बिल्कुल। तो ये हमने पूरा तारीखी पर्सपेक्टिव बताया, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, सारा सब कुछ। और हमें अपने आप को मजबूत करना है इकनॉमिक तौर पर, और ये जब चीज़ें आ रही हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अगर ये पेट्रो डॉलर को चैलेंज किया जाएगा, और उसका प्रीटेक्स्ट खुद अमेरिका ने बना के दिया है, सैंक्शंस लगा के। जब आप किसी को दीवार से लगाते हैं, कॉर्नर करते हैं, तो वही वाली बात है, मरता क्या ना करता। तो रशिया और चाइना जो है ना, अब वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और मैं आपको बताया 2015 में उन्होंने ऑलरेडी एक निज़ाम बनाया जो स्विफ्ट के मुतबादिल है। तो जी। अब उस पर काम शुरू होगा, और अब डॉलर को डिच किया जाएगा, और अमेरिका को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अब जब ये बर्दाश्त नहीं होगा, तो फिर वो पर्दे के पीछे से, अभी तो नेटो को पुश कर रहा है ना, अभी तो बाकी लोगों को पुश कर रहा है ना पर्दे के पीछे से। अब जब उस पेट्रो डॉलर को डायरेक्ट चैलेंज होगा, तो वो पर्दे को चाक करके खुद आगे आगे खड़ा हो जाएगा, और फिर वो मोमेंट होगा जब जिसके हम बात कर रहे हैं कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। तो ये ग्रेजुअली मामला जा रहे हैं आगे, और हम सब देख रहे हैं अनफोल्ड होते हुए हिस्ट्री को। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ देखना नहीं है, हमें अपने आप को तैयार करना है। और तैयार करने का मतलब है कि अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करना है, जिस्मानी तौर पर, मेंटली तौर पर। और हम इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को इस प्रोग्राम के तौर से बोलेंगे कि आप वो प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट करें, लोगों की ट्रेनिंग करें, उनको असला चलाना सिखाएं। क्योंकि जितनी भी वॉर्स हम देख रहे हैं रिसेंटली, वो सब अर्बन वॉर्स में तब्दील हो गई है। हमने सीरिया में देखा, हमने इराक में देखा, हमने लीबिया में देखा, अब आप यमन में देख रहे हैं। जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, शहरों तक मामला जा रहा है। और आपके अपने शहर इंडिया की बॉर्डर से इतने करीब लगे हुए हैं, सियालकोट, लाहौर, आपको पता ही है ये बात सब, बिल्कुल जी सरहद पे बिल्कुल। लगे हुए हैं। तो आपको तो बिल्कुल सुपर तैयार होना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप सिविलियंस की ट्रेनिंग करें, क्योंकि आर्मी इनफ नहीं होती। क्योंकि जब बिहाइंड द एनिमी लाइंस एनिमी आ जाता है, तो आप न्यूक भी, मिसाइल भी नहीं मार सकते अपनी आबादी पे, तो आप मिसाइल नहीं मार सकते। तो आप कैसे लड़ेंगे फिर आइसोलेट करके। तो ये आप सोचिए, ये आपके लिए बिल्कुल एक जो है वो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल आपके सामने रशिया यूक्रेन की है। इसमें से आपने लेसन लर्न करने हैं, मत भूलिए कि इसमें लेसन छुपे हुए हैं आपके लिए बहुत। और इंडिया बहुत एग्रेसिव पोस्टर लिया हुआ है ईस्ट में, बी वेयर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, बी वेयर। इंडिया ईस्ट में एग्रेसिव पोस्टर लिया हुआ है, और मोदी अपनी टेन्योर खत्म होने से पहले एक मिस एडवेंचर जरूर करेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वो अपना टेन्योर खत्म होने से पहले एक मिस एडवेंचर जरूर करेगा। अपने आप को तैयार रखें, और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर देने चाहिए पाकिस्तान को, ताकि सिविलियंस भी तैयार हों। और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का तो पता ही है आपको, उसमें तो हम सबको जो है फुट सोल्जर्स के तौर पर काम करना ही है, और हम इंशाल्लाह कर भी रहे हैं। और हमारे तवज्जुह से और भी लोग जिनको पता लग रहा है, वो भी इस काफिले का जो है हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। जी हाँ।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की यूक्रेन और रशिया के मामले के हवाले से और वर्ल्ड वॉर थ्री के हवाले से, कि क्या हम वर्ल्ड वॉर थ्री की जानिब जा रहे हैं या नहीं, इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, हमें क्या क्या चीज़ें जो है अपनी रेडी रखनी हैं, और जो एक पस मंज़र था हिस्ट्री का, वो आपने ज़रूर बताया इस हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग जो कि हमारे इस स्ट्रीम में जुड़े हैं, ये तमाम तर स्ट्रीम जो है अपने दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना है, और जितनी इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप दूसरों से शेयर करेंगे, उतना ही लोगों का फ़ायदा होगा। हमें फेसबुक पे हमारे पेज के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, facebook.com/तुरफ़ा तमाशा। साथ साथ ट्विटर पर हमें फॉलो करने के लिए नीचे दिए गए हैंडल्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम तुरफ़ा तमाशा की जो पिछली एपिसोड्स हैं, वो आप तमाम एपिसोड जो है वो यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह पर देख सकते हैं। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे, अहमद जलील और सैयद सलमान शाह को इजाज़त दीजिए। वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम तुरफ़ा तमाशा, पाकिस्तान, पाइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीस की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरब व मशरिक़ के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। जी भाई। जी भाई।